वैष्णव जन, स्पंदन गांधी विचार के। नमस्कार, मैं प्रोफेसर महेश नारायण दीक्षित गुजरात विद्यापीठ द्वारा संचालित पॉडकास्ट वैष्णव जन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की श्रृंखला में हम लोग एक नए शिक्षा शास्त्री के साथ वार्तालाप करने वाले हैं, जिसका मुख्य विषय होगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नई शिक्षा नीति, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नई इसलिए कि वो 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। उसके बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा होगी और उस पे जो व्याख्यान के लिए, उस पे जो बातचीत के लिए जो हमारे साथ व्यक्तित्व हमें प्राप्त हुआ है, वो बड़ा ही सरल है, सहज है और विद्वान है। विद्वत्ता उनकी पहचान है। पूरे भारतवर्ष में उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा न केवल अपना बल्कि अपनी उन संस्थानों का जहाँ से उन्होंने अध्ययन अध्यापन किया है उसका भी नाम रोशन किया है। तो ऐसे प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव जी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर, आपका खूब खूब स्वागत है। सर से वार्तालाप शुरू करें उसके पहले मैं थोड़ी बातें आपके बारे में आप सबको बताना चाहूँगा। आप शिक्षा शास्त्र के प्राध्यापक हैं, साथ ही साथ जो कि अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र BSU वाराणसी में स्थित है, उसमें डीन एकेडमिक और रिसर्च के रूप में कार्यरत हैं। उसके पहले आपने लखनऊ विश्वविद्यालय और साथ ही साथ उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ भी कुछ जुड़ाव रखा, लेकिन उसके बाद वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में अपना अध्ययन अध्यापन का काम उन्होंने शुरू किया, वहाँ पे अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और वर्तमान समय में जैसा कि मैंने बताया कि वो अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है, उसमें एज ए डीन आप कार्यरत हैं। आपका 21 से ज़्यादा वर्षों का शैक्षिक और रिसर्च के क्षेत्र में योगदान रहा है, अनुभव है। तो आइए उनके योगदानों का हम लोग आज चर्चा में लेते हैं और साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व का, उनकी विद्वत्ता का भी अपने लाभ के लिए उनसे हम बातचीत करते हैं कि वो हमारे साथ अनुरोध करें। आपका खूब खूब पुनः स्वागत है सर इस गुजरात विद्यापीठ में। धन्यवाद। और स्वागत इस मामले में भी कि आप मालवीय की धरा से आते हैं और ये महात्मा की धरा है। मालवीय और महात्मा अपने आप में एक अद्वितीय विलक्षण प्रतिभाएं हैं, इस शिक्षण जगत के लिए भी और राजनीतिक जीवन के लिए भी। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर के बारे में कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि स्वतंत्रता के बाद से जितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ आई या शिक्षा के क्षेत्र में नीतियाँ बनी, उस पर एक विशेष अभियोग्यता रखते हैं। तो उसके संदर्भ में मैं पहला प्रश्न सर आपसे ये कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हमारे सम्मुख आई, जिसे हम 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति भी कहते हैं, ये लाने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि इसके पहले भी तो हमारे पास एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो कि काम कर रही थी, पिछले 30-40 वर्षों से काम कर रही थी। तो इसे लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको थोड़ा वापस जाना पड़ेगा आज़ादी के समय पर। आप जानते हैं 1947 में हमको आज़ादी मिली और आज़ादी के ठीक बाद 1948 में हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, बाद में जिसको हम राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं, वो बनाया, जिसका उद्देश्य जो है वो विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना रहा। 1948-49 इस आयोग का कार्यकाल था। इसके आगे जब बढ़ते हैं तो 1952-53 में फिर हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, जिसको हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं, उसका गठन किया गया, जिसने माध्यमिक शिक्षा को दुरुस्त करने की दिशा में अपना कार्य किया। और फिर एक लंबे अंतराल के बाद भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं, 1964 में इसका निर्माण किया गया। व्यक्तिगत रूप से ये मेरा अपना आकलन है कि आज़ादी के बाद अगर हमने भारतीय शिक्षा आयोग, क्योंकि भारतीय शिक्षा आयोग आज़ाद भारत का पहला वो आयोग है जहाँ शिक्षा के सभी स्तरों को समाहित किया गया, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, प्री प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, वोकेशनल एजुकेशन हो, विमेन एजुकेशन हो, रूरल एजुकेशन हो, एग्रीकल्चरल तो शिक्षा के सभी स्तरों को उसमें समाहित किया गया। और फिर इस आयोग और इसके जो पूर्व कार्य किए गए थे उनके आधार पर 21 वर्षों के समय के बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, जिसको हम
शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1968 के नाम से जानते हैं, वो हमको प्राप्त होती है। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक पहुंचने में हमको 21 वर्षों का समय लगता है। 21 वर्षों का समय लगता है, 21 वर्ष बीत जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि भारत का जो वैविध्य है, भारत की जो विविधता है, वो बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1968 है, ये बहुत सारे मामलों को उस तरह से संदर्भित नहीं कर पाती है जिस तरह से अपेक्षा की जानी चाहिए थी। फिर यात्रा आगे बढ़ती है और 1979 में एक दूसरी नीति बनाई जाती है, लेकिन ये नीति चूँकि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, इसलिए इसको हम ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1979 के नाम से जानते हैं। 1984 में पहली बार ये बात सोची जाती है कि ये जो सारी नीतियाँ हम बना रहे हैं, इसका लाभार्थी कौन है, तो उन लाभार्थियों से इसकी बातचीत की जाए। और ये बातचीत होती है, लोग अपना ओपिनियन लिखते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, पत्र लिखे जाते हैं, उनकी स्कैनिंग होती है और उसके आधार पर एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन अ पर्सपेक्टिव, 1985। और फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 बनती है, जिसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनता है। लेकिन इसके पहले इस कार्य योजना को हम लेकर के आते ग्राउंड पर, ये रिवीजन में चली जाती है और 1992 में पहली बार नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन अपने प्रोग्राम ऑफ एक्शन के साथ मिलती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 1947 से 1992 45 वर्षों की यात्रा है। आप राममूर्ति कमेटी की बात कर रहे हैं? हाँ, राममूर्ति कमेटी को यहाँ संदर्भित कर रहा हूँ मैं। जी। तो 4.5 दशकों की यात्रा, 45 वर्ष लगते हैं हमको नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन तक पहुँचने में। यानी 4.5 दशक तो जो शिक्षा रही है वो किस तरह से रही होगी, क्या रहा होगा, वो सब हम आसानी से इसकी कल्पना कर सकते हैं। 1992 के बाद जो विश्व में परिवर्तन आए, आप जानते हैं उदारीकरण का दौर चला। 1995 में भारत जो है वो सिग्नेटरी बना गेट्स का जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड सर्विसेज। इसमें शिक्षा को एक सेवा माना गया, जो 12 सेवाएं पहचानी गई उनमें से शिक्षा को एक सेवा माना गया। चूँकि शिक्षा को एक सेवा माना गया इसलिए शिक्षा इसके अंतर्गत आ गई। चूँकि शिक्षा इसके अंतर्गत आ गई इसलिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से शिक्षा प्रभावित हुई। तो एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन, एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट जो है हमको देखने को मिलता है। तो एक शिक्षा नीति की ऐसी ज़रूरत थी जो इस उदारीकरण के दौर में, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के दौर में, भूमंडलीकरण के दौर में जो राष्ट्रीय विरासत है हमारी, जो भारतीय विरासत है हमारी, जो हमारा एक बहुत समृद्ध परंपरा है, उसको ध्यान में रखते हुए 21वीं सदी की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को भी एड्रेस कर पाए और हमारी विरासत भी साथ चले। तो इस मुझे लगता है कि ये संदर्भ को लेकर के ये नीति आई जो दोनों के बीच एक बहुत बेहतर सामंजस्य स्थापित करती है, एक सेतु का काम करती है प्राचीन और नवीन के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सही। जैसा कि आपने कहा कि अब तक स्वतंत्र भारत के बाद 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां हमें मिली, कोठारी के रूप में, कोठारी आयोग के रूप में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आयोग में, और साथ ही साथ ये अभी NEP 2020 के रूप में, जो कि 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। तो इस संदर्भ में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि आगे की जो शिक्षा नीतियाँ थी और जो वर्तमान समय में NEP 2020 आई है, इनमें मूलभूत अंतर कहाँ है? हम कैसे इसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये 21वीं सदी की चुनौतियों को सामना करने में हमें सक्षम बनाएगी? इसमें क्या ऐसे पहलू हैं जिसके आधार पर इसे हम नवीन कहें? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, वो है हमारी समृद्ध परंपरा से वो सारे तत्व लेकर के बाहर आना जिसकी वजह से हम विश्वगुरु रहे हैं। जी। भारत जब कभी, जैसे उदाहरण के रूप में मैं कहता हूँ, भारत जब कभी विश्वगुरु रहा होगा जी, तो उस समय का जो सिस्टम था, प्रणाली थी, ताना बाना था, उसकी पूरी आत्मा प्राण, उसका बहु अनुशासनात्मकता जिसको हम मल्टी डिसिप्लिनैरिटी कह रहे हैं, जी, 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 वो रही है। जी। उसी मल्टी डिसिप्लिनैरिटी को भूल गए हम और हमने जो रास्ता भटके, हम उस भटकाव से चलते चलते हम मल्टी डिसिप्लिनैरिटी यानी बहु अनुशासनात्मकता के जो हमारा एक समृद्ध संसार था वहाँ से भटक करके हम स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन पर आ गए। बिल्कुल। आज आप भारत के किसी भी शहर से दूसरे शहर 400 किलोमीटर की यात्रा करें तो सड़क के दोनों तरफ आपको स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन दिखेंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे वो लॉ के हों, चाहे वो एजुकेशन के हों, ऐसे बहुत सारे संस्थान हमको दिखेंगे। तो उतनी समृद्ध परंपरा से भटक करके हम स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन में आए
और व्यक्ति के जीवन को उसकी टोटलिटी में नहीं देखा हम, नहीं देखा, वो उसके भटक गए हम। विशेष पक्षों को ध्यान में और रखा। इसी वजह से मुझे लगता है कि भारत में हमें एक बहुत बड़ा डिमांड सप्लाई मिसमैच दिखाई पड़ता है। जी जी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो यही है कि वो मल्टी डिसिप्लिनरिटी, Approach इस के लेके तरह चलती से जो हमारी समृद्ध परंपरा विरासत, चाहे वो जी। करिकुलम को लेकर के हो, चाहे वो पेडागोजी को लेकर के हो, चाहे वो असेसमेंट को लेकर के हो, उसको ये लेकर के आती है। और उसमें भी जो मज़े की बात ये है कि 21वीं सदी की जो ज़रूरतें हैं, जैसे जी। हम एक बात कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक, बिल्कुल। तो उन गोल्स को, उन लक्ष्यों को, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी हमारी विरासत में ही सारे तत्व मौजूद हैं। बिल्कुल, तो सही बात। उसको सामने लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, साथ ही जो हमारी विरासत है और मल्टी डिसिप्लिनरी हमारा अप्रोच है, और साथ ही साथ जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है बच्चे का, इन सारी चीज़ों को लाने के लिए, एकीकृत करने के लिए पूरी शिक्षा व्यवस्था में इस संदर्भ में आमूलचूल परिवर्तन हो, इसलिए ये शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल, आए। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। ये जब हम बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की, तो एक संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि जब हम पहली क्लास से लेकर के 12वीं तक पहुंचते हैं तो वो तो समझ में आती है हमें बात कि वहाँ पे एक सर्वांगीण व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे जो पढ़ना है वो पढ़े और साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़े। लेकिन हायर एजुकेशन की संकल्पना में एक विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन की बात होती है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और स्पेशलाइजेशन इन द डिसिप्लिन, ये दोनों आपस में क्या मिसमैच नहीं हो जाते हैं? नहीं, ये एक भ्रम है जो मुझे लगता है कि भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें एक छोटे वर्ग के पास एक भ्रम है, लेकिन ये भ्रम है जी। मल्टी डिसिप्लिनरिटी को अगर आपको समझना है तो 2 डॉक्यूमेंट हैं यूजीसी के, एक है करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर यूजी प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, बिल्कुल, और एक है करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर पीजी प्रोग्राम। जी। इन दोनों प्रोग्राम्स में वो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है पूरा, जहाँ पर मेजर क्या होगा, माइनर क्या होगा, इलेक्टिव क्या होगा, स्किल क्या होगा, एबिलिटी क्या होगा, रिसर्च क्या होगा। तो अगर उस फ्रेम को हम समझ लें और उस फ्रेम को ध्यान में रखते हुए हम अपने इंस्टीट्यूशन का एक फ्रेम बनाएं, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट के साथ एक बात जो आएगी निकल करके वो ये आएगी कि वो अपना लर्निंग बास्केट खुद बनाएगा और उसका चॉइसेस वहाँ होंगी। तो किसी भी तरह से कोई भी स्पेशलाइजेशन प्रभावित नहीं होगा, बल्कि आगे बढ़ते हुए उस स्टूडेंट को हम उसकी लाइफ की टोटलिटी से के साथ देखेंगे, और फिर जो भटकाव हमने किया जिसकी वजह से आज हमारी सोसाइटी में बहुत सारी तरह की बुराइयां हैं वो हमको देखने को मिलेंगी। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। थिरुवल्लुवर का नाम अगर आपने सुना हो, तमिलनाडु से, ग्रेट फिलोसोफर, ग्रेट पोएट, और 2000 से भी वर्ष पहले उनका जो जीवन काल है आपको ध्यान होगा, 200 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, 200 ईसा पूर्व, यानी लगभग 2000 साल से पहले, 22,000 मतलब 2200 साल हो गए अब हमारे पास। तो थिरुकुरल में वो लिखते हैं जी। थिरुकुरल में एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं, बोलता है, इसको मैंने अंग्रेजी में पढ़ा इसलिए मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ जी। वो लिखते हैं, लेट अ ह्यूमन बीइंग लर्न थॉरोली व्हाटएवर ही मे लर्न एंड लेट हिज कंडक्ट बी वर्दी ऑफ हिज लर्निंग। वाह। एक व्यक्ति को सीखने दीजिए जो कुछ वह सीखना चाहता है, और उसके आचरण को उसके सीखे हुए के अनुरूप बनने दीजिए। उसके आचरण को, मुझे लगता है कि अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उसकी समग्रता में देखेंगे तो एक व्यक्ति को सीखने दीजिए जो कुछ वह सीखना चाहता है, और उसके आचरण को उसके सीखे हुए के अनुरूप बनने दीजिए। अगर इन दोनों डायमेंशंस को हम अचीव कर पाएंगे तो हमारे समाज में उपस्थित बहुत सारे जो भ्रम हैं, कमियां हैं, दुर्गतियां हैं, निराशाएं हैं, वो अपने आप दूर होंगी। बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो है वो विषयों के बाड़ों को तोड़ा है, उसकी जो बाउंड्रीज है उसको ओपन कर दिया है, पूरे दरवाजे खोल दिए हैं। आज स्थिति ये है कि मैथ का विद्यार्थी हिस्ट्री भी साथ लेके पढ़ सकता है, और हिस्ट्री का विद्यार्थी केमिस्ट्री के साथ भी जा सकता है, क्योंकि ये तो डिसिप्लिन है, मेंटल स्टेटस है हमारा, मेंटल इंटेलेक्चुअलिटी है हमारी कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं, किस में जाना चाहते हैं, और ये तो गॉड गिफ्टेड है। तो आपके कहने का मतलब है कि हमारी जो बहु अप्रोच है, बहुज्ञता है विषयों की, वो हमारी विशेषज्ञता को नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी, बल्कि उसे आगे ही बढ़ाएगी। निश्चित रूप से। बिल्कुल सही बात कही सर। थोड़ा हम लोग एनईपी में चूँकि समग्रता में बात की गई है, और मैं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से आता हूँ, तो एक लगाव होता है उन प्रश्नों के प्रति भी कि उनको भी उत्तरित किया जाए, और उसके साथ जुड़ा हुआ हमारा पूरा स्कूल सिस्टम है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप प्राप्त हुए हैं, आज हमें तो कुछ बातें इस संदर्भ में भी होनी चाहिए कि जो स्कूली शिक्षा है, जो विद्यालयी व्यवस्था है, उसमें वर्तमान क्या चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों को दूर करने में ये एनईपी 2020 कैसे सहायक होने वाली है?
देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है। जी। और जो चुनौतियां हैं, सबसे पहली चुनौती जो मैं देखता हूँ वो तो भाषा के स्तर पर है। बिल्कुल। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के आश्रम शांति निकेतन में लगभग 1 दशक सेवा करने का अवसर मिला। जी गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं, उसको मैं कहता हूँ कि व्यंग लिखते हैं। जी। वो लिखते हैं, मूलतः इसको अंग्रेजी में पढ़ा इसलिए पहले इसको अंग्रेजी में बोलता हूँ मैं। वो लिखते हैं दैट एजुकेशन इज़ ए लिविंग जी and not a mechanical process, is a truth as freely admitted as it is persistently ignored. शिक्षा एक सजीव प्रक्रिया है, जी। न कि एक यांत्रिक प्रक्रिया। जी। यह एक सत्य है। इस सत्य को जितनी स्वतंत्रता से हम स्वीकार करते हैं, उतनी ही शिद्दत से इसका हम तिरस्कार करते वाह। हैं। तो मुझे लगता है एक तो भाषाई जो यांत्रिकता सी हो गई है, उससे हमको बचना है। हमारी विरासत के प्रति जो एक हेय भाव, मैकॉले के बाद जो हमने बिल्कुल हीन भावना, एक जो हीन हमारे भावना अंदर जो हमको हमारे विरासत, उससे हमको बाहर निकलना है ताकि विरासत को। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी छोटी सी समझ है, छोटी सी दृष्टि है, उस दृष्टि से जितना मैं समझ पाया हूँ, हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर भारतीय विरासत में है। बिल्कुल सही बात। और ये विरासत तभी सफल होगी, तभी इसका सफलीभूत होगी है, जब उसको हम स्कूली शिक्षा में लेकर के आएंगे। और इसके लिए जो भाषाई जकड़ता है उसको हमको तोड़ना होगा, उस यांत्रिकता को हमको तोड़ना होगा। ये एक चुनौती है जिसको हमें देखना है कि इसको हम कैसे करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल सही बात की सर आपने। क्योंकि भाषाओं के बंधन से कभी कभी क्या होता है कि आपसी दुराव भी होने लगता है कि मैं ये भाषा का, आप उस भाषा के, मैं इसी भाषा में पढ़ूंगा, आप उसी भाषा में पढ़ेंगे। यहाँ एक और छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, मैं सॉरी बीच में रोक रहा हूँ। जी जी जी। आइडिया इज मोर इम्पोर्टेंट देन कंटेंट। या Idea is more important than language. If you have idea, you can get it translated into as many languages as you want. अगर आपके पास विचार है तो आप उसको कितनी भाषाओं में चाहें उतनी भाषाओं में ट्रांसलेट। लेकिन अगर विचार नहीं है तो भाषा क्या करेगी? भाषा का अपना महत्व है, मैं भाषा के महत्व को नकार नहीं रहा, लेकिन विचार महत्वपूर्ण है। इसलिए भाषाई यांत्रिकता से निकल करके हमको विचार पर आना है। बिल्कुल सही बात। अंत में एक प्रश्न मैं शिक्षा के साथ पूछना चाहूँगा कि ये जो शिक्षा का जो वर्तमान स्वरूप है, एनसीटी भी जो है वो नए नए पाठ्यक्रम ला रही है, नए नए प्रोग्राम ला रही है, उसके साथ ये नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कैसे संबंध रखती है और उसको आगे बढ़ाने में वो कैसे उपयोगी है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश। ये देखिए, ये थोड़ा मैं इसको थोड़ा जटिल प्रश्न के रूप में देखता हूँ जी। और जटिल प्रश्न इसलिए कि पिछले लगभग 2 दशकों में जी शिक्षा में जो गिरावट आई, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जी जी, वर्मा कमेटी ये कह रहे हैं, हमारे जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। शिक्षा से इतर न्याय की दुनिया का एक आदमी आता है और हमको हमारी कमियां बताता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट में ये बात लिखी जा रही है कि 10,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन हमारे डिग्री सेल कर रहे हैं। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। मैं इस समय नाम भूल रहा हूँ, एक रिव्यू कमेटी थी, एनसीटी के ऊपर बनाई गई थी रिव्यू कमेटी। उस रिव्यू कमेटी का जो कंक्लूडिंग लाइन था वो था कि एनसीटी मस्ट बी शट डाउन फॉर द रीज़न इट वाज क्रिएटेड। एनसीटी को उन्हीं कारणों के चलते बंद कर देना चाहिए जिन कारणों के लिए वो बनाई गई थी जी। लेकिन इसमें एक सौभाग्य अब ये है, ये तो थी वो बात जो चिंताजनक बात थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कही, जो जस्टिस वर्मा साहब ने कही, ये चिंता की बात थी जी। अच्छी बात जो पिछले दिनों ये हुई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद शिक्षा के प्रति वापस एक सजगता आई है, एक सतर्कता आई है। जो हमने गलतियां की, उन गलतियों को हम पहचान रहे हैं। और जो इस समय वर्तमान एनसीटी के चेयरमैन है प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जी, वो बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से वापस उस पूरी व्यवस्था को पूरा ट्रैक पे ला रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो कंसर्न आता है वो कंसर्न है कि 7 तरह के बड़े बदलाव हम देख रहे हैं। 7 तरह के बड़े बदलाव। जो पहला बड़ा बदलाव है वो अवधि और प्रकृति को लेकर के है। तो जो 17 तरह के अलग अलग शिक्षक प्रशिक्षण के कार्यक्रम थे, उनसे निकल करके अब हम ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। ये एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, पहला पैराडाइम शिफ्ट है। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूँ वो है संस्था की प्रकृति को लेकर के। संस्था की प्रकृति को लेकर के है। तो जो स्टैंड एलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की मशरूमिंग हो गई थी, उन इंस्टीट्यूशंस को अब अपने आप को मल्टी डिसिप्लिनरिटी के सेटअप में लेकर के जाना होगा। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तीसरा जो एक बड़ा परिवर्तन है वो प्रवेश और पाठ्यचर्या को लेकर के।
प्रवेश एनटीए के माध्यम से होगा, पाठचर्या के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन होगा, और इसमें एक जो बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जिसको मैं कहूँगा है वो है स्कॉलरशिप। विशेष करके जो रूरल मेरिट है उसके लिए स्कॉलरशिप का जो प्रोविज़न है वो एक बड़ा इसमें कैच है। चौथा जो मैं एक बड़ा परिवर्तन देख रहा हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में, वो है इन सर्विस ट्रेनिंग को लेकर के प्रोग्राम जी। इसमें दो चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसको हम कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम कह रहे हैं, CPD जिसको शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं, एक जिसको हम CMP कह रहे हैं, कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्रेशन, कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्रेशन, उसको देख रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें दिखाई पड़ रही हैं चौथे में। पांचवा जो एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है, और मुझे लगता है कि ये जो परिवर्तन है इसमें हमको और आपको सबको सजग रहना है, वो परिवर्तन है कि जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, NCTE है, वो PSSB में कन्वर्ट हो जाएगी। PSSB क्या हुआ? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो रेगुलेटरी फ्रेम है वो NHARC यानी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल में चला जाएगा, जो हेकी का एक वर्टिकल होगा। तो ये एक परिवर्तन है। कहने का मतलब आपके कि नई शिक्षा नीति जो 21वीं सदी की है जी, वो एक अमूलचूल परिवर्तन ला रही है और पूरी शिक्षक व्यवस्था को, शिक्षक शिक्षण की व्यवस्था को एक ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही है, और वो सफल भी रहेगी। आप इसके प्रति सकारात्मक हैं। सर, आप हमारे साथ आज जुड़े और आपने बड़ी ही मननीय और बड़ी ही ऐसी बातें कही जो कि हमारे शिक्षक प्रशिक्षण के साथ जुड़े हुए और सभी शिक्षार्थियों के लिए वो काफ़ी लाभदायक रहेगा। आपके इस अवसर को देने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, खूब खूब आभारी हैं। और मित्रों, यहाँ पे इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वैष्णव जन, स्पंदन गांधी विचार के। ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું વૈષ્ણવજન સ્પંદન ગાંધી વિચારના પોડકાસ્ટ વિવિધ ક્ષેત્રના તજજ્ઞો સાથે સાર્થક સંવાદ કરે છે।